चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज आपका टेक्नीशियन का सेट का डिस्कशन होगा जिसमें 40 क्वेश्चन साइंस का आपके सामने अभी तुरंत होगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर सर्किट से रिलेटेड दे रखा है और ये ऐसा सर्किट हमारा है जो कि मेरे भाई व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हमारा काम कर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, इन दोनों का गुणनफल अगर करिएगा, ये दोनों गुना करिएगा तो 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा। यानी मेरे भाई व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस है। जब ये बैलेंस होता है तो बीचला हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है, उसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। अब ये दोनों हमारा किस में हो जाएगा तो सीरीज में हो जाएगा, और ये दोनों भी हमारा किस में होगा तो कहेंगे सीरीज में होगा। तो मेरे भाई जब ये दोनों सीरीज में होगा तो 4 दूनी कितना हो गया तो हम कहेंगे 8 ओम हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा कितना होगा तो कहेंगे 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया। फिर ये दोनों पैरेलल में अगर दे रखा है तो हम लोग कहेंगे पैरेलल का रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ R इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय हम लोग कहेंगे यहाँ पर R1 प्लस R2 लगा करके निकाल लेंगे। R1 R2 का फॉर्मूला ये 8 है, ये 4 है, तो 8 चौके कितना हो जाएगा कहेंगे 8 गुना 4 यानी कि 32 हो जाएगा, और 8 R1 प्लस R2 नीचे में करेंगे तो नीचे में 8 4 कितना तो ये 12 हो जाएगा। अब इसको 4 से काटिएगा तो 4 यहीं कितना को 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई ये हमारा 8/3 हमारा निकल के आ गया। अब हम लोगों को क्या पूछा, पावर पूछा है, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R लगा देंगे। हमारा वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज 2 का स्क्वायर कितना तो कहेंगे 2 का स्क्वायर 4, और ये 8/3 हमारा कितना हो जाएगा, ये 8/3 ऊपर चला गया। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहां पर हो जाएगा कितना तो 4 तिहाई 12, 12 बट्टे कितना हो गया तो हमारा 8 हो गया। 12 बट्टे कितना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 करेंगे यानी कि 1 दशमलव हमारा कितना तो 5 वाट हमारा निकल के आएगा। तो मेरे भाई जो पावर हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, ये पावर हमारा 1.5 वाट निकल करके आएगा। और इस क्वेश्चन की अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी होती है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अपोजिट साइड जब हम गुना करते हैं, और ये अपोजिट साइड जब गुना करते हैं, जब दोनों बराबर होता है तो बीच का रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर देते हैं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तब ये दोनों सीरीज में होगा तो 4 4 8 हो गया, फिर ये दोनों सीरीज में होगा तो 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 8, ये आपका 4। हमको पावर पूछा है तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर V स्क्वायर बाय R, वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, और यहाँ पर मेरे भाई टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, इसका और इसका ये दोनों पैरेलल में अब हो गया। और दोनों पैरेलल में हो गया तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 8 चौके कितना तो कहेंगे यहाँ पर 32, 32 बट्टा कितना हो गया तो 12, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12 हमारा 3, 8/3 हो गया। ये टोटल रेजिस्टेंस का मान इतना आ गया, और टोटल रेजिस्टेंस का मान अगर इतना आ गया तो V स्क्वायर बाय R 8/3, 3 ऊपर गया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 डिवाइडेड बाय 8, 4 दूनी 8, 3/2 यानी कि 1.5 वोल्ट, हम 1.5 वाट हमारा आ जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो 1.5 वाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हमारी संभव है। चुंबकीय बलरेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, बिल्कुल होता है मेरे भाई। जैसे कि ये सोलेनॉइड होता है, और इस सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय बलरेखा जो होता है मेरे भाई वो कैसा होता है, सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय बलरेखा होता है वो एक दूसरे के समानांतर ही तो होता है। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय बलरेखा जो होता है ये एक समान होता है। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय बलरेखा एक समान होता है, या इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं सोलेनॉइड के अंदर हमारा ऐसा होता है चुंबकीय बलरेखा, और एक समान चुंबकीय बलरेखा के कारण एक समान चुंबकीय हमारा क्षेत्र बन जाता है। तो ये एकदम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात है मेरे भाई, अगर हम किसी वायर के अंदर करंट को अगर भेजते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो ये सर्कुलर भी होगा, बिल्कुल हमारा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अगला कहता है कि चुंबकीय बलरेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं करेगी मेरे भाई। प्रतिच्छेदित तो एकदम नहीं कर सकती है, जो कि बिल्कुल गलत दे रखा है। चुंबकीय बलरेखा सदिश राशि होती है, जब एक दूसरे को काटेगी मेरे भाई, चुंबकीय बलरेखा सदिश राशि होती है, जब एक दूसरे को काटेगी तो किसी कटे हुए बिंदु पर इसमें दो दिशा यहाँ पर पॉसिबल, दो दिशा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि चुंबकीय बलरेखा एक सदिश राशि है,
और एक बिंदु पर उसकी दो दिशा नहीं हो सकती है। चुंबकीय बल रेखा सदिश राशि है तो एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी, इसीलिए मेरे भाई दो दिशा की वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी तो हमारा एकदम नहीं होगा, ए और बी हमारा यहाँ पे करेक्ट था। कौन सी स्थिति इसमें से हमारी है मेरे भाई आप बता दीजिए, ए और बी आपका दोनों होगा, आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं यातायात को रोकने के लिए। आप देखिएगा मेरे भाई जनरली आप देखिएगा जो लाइट कलर लाल कलर का ही इस्तेमाल किया जाता है यातायात को रोकने के लिए, तो संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाल कलर का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का मेरे भाई प्रकीर्णन कम होता है। आप ध्यान रखना, हम कहेंगे यहाँ पर लाल रंग की अगर बात करते हैं तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, इसके तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करते हैं, लैम्डा की वेवलेंथ की बात करते हैं, ये अधिक होता है। और जो प्रकीर्णन हमारा होता है ना, ये प्रकीर्णन मेरे भाई क्या होगा, तो समानुपाती होता है किसका, विद्युतक्रमानुपाती वेवलेंथ का होता है। अगर वेवलेंथ लाल कलर का ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में वेवलेंथ अगर ज्यादा हो जाएगा तो प्रकीर्णन कम होगा, जब प्रकीर्णन कम होगा तो हमारी सीधी आंखों पर वो पड़ती है और दूर से भी दिखाई पड़ जाती है। इसका मतलब है मेरे भाई कि आप सीधा कह सकते हैं कि ये सबसे कम बिखरती है। सबसे कम बिखरना मतलब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होना, सबसे कम बिखरना मतलब मेरे भाई क्या शो करता है, इसका प्रकीर्णन कम होता, अलग और दूसरे कलर से इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। और इसीलिए आपको लंबी दूरी तक भी ये दिखाई दे देता है कि लाल रंग आपको नजर आने लगता है, ये इसका रीजन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग हर जगह देखिएगा लाल कलर का आप यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, अर्धचालक की हम बात करते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उपयुक्त अपद्रव्य मिलाते हैं। अपद्रव्य कहने का मतलब है मेरे भाई अपशिष्ट पदार्थ को हम मिलाते हैं। अपद्रव्य कहने का मतलब है कि इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ को हम मिलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, या फिर आप ऐसे कह दीजिए मेरे भाई अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। अपद्रव्य कहने वाला अपशिष्ट पदार्थ हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो मिलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मिलाना, अपशिष्ट पदार्थ मिलाते हैं। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं ये कोई भी अगर सेमीकंडक्टर हमारा होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है, इसमें मेरे भाई हमारा क्या होता है कि अगर इसमें हम अर्धचालक की बात कर रहे हैं, ये हमारा अर्धचालक होता है, इसमें हम लोग अशुद्धियां अगर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अशुद्धि अगर मिलाते हैं, तो मेरे भाई अशुद्धि, अगर अशुद्धि मिलाते हैं तो आप समझ लीजिए इसी को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर डोपिंग कहते हैं। अशुद्धियां मिलाना ही हमारा डोपिंग कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला आता है कि आप डोपिंग अगर कर रहे हैं, इसका मतलब है मेरे भाई आप डोपिंग क्यों करते हैं, तो याद रखना चालकता को बढ़ाने के लिए। मेन मकसद ये होता है कि डोपिंग कर रहे हैं चालकता बढ़ाने के लिए करते हैं, चालकता बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन एक बात और भी सच है मेरे भाई कि डोपिंग हम किस में करते हैं, तो कौन से में डोपिंग हम लोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना जो डोपिंग की जाती है ये शुद्ध अर्धचालक में की जाती है। ये किस में करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना जो शुद्ध अर्धचालक होता है ना, शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है, क्योंकि मेरे भाई अशुद्ध अर्धचालक में तो अशुद्धियां पहले से ही होता है, लेकिन अगर कोई शुद्ध अर्धचालक होता है तो उसमें डोपिंग करके उसको अशुद्ध बनाते हैं और तब जाकर के क्या होता है, उसमें उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो मेरा मेन मकसद होता है मेरे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कि विद्युत चालकता को बढ़ा देना। अगर आप डोपिंग करते हैं, यहाँ पर आप सीधा समझिए मेरे भाई अपद्रव्य मिलाना मतलब क्या होगा, तो अशुद्धियां मिलाना, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर अशुद्धियों की बात कर रहा है, अपद्रव्य मिलाना मतलब अशुद्धियां मिलाने की बात आपसे कह रही है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं, अशुद्धियां हम लोग शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं। अगला दे रखा है मेरे भाई कार्बन का, ये दे रखा है, और कार्बन आपको दे रखा है किसी यहाँ पर 6 और ये 12। मेरे भाई अगर ये हमारा कार्बन है तो इसमें जो प्रोटोनों की संख्या है वो हमारा कितना है, तो प्रोटोन की जो संख्या होगी वो मेरे भाई यहाँ पर देखने से लग रहा है कि प्रोटोन की संख्या परमाणु संख्या 6 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को घटा दीजिए तो 12 में से 6 जगह तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या 6 होगा। इसका मतलब है मेरे भाई इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो कहेंगे ये भी हमारा 6 हो जाएगा।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 6 होंगे। इस क्वेश्चन के आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ये। और मेरे भाई अगर ये कंप्लीटली बैलेंस है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो मेरे भाई अगर आवेश नहीं है, ये आवेशहीन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी ना, वही हमारा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तब ये हमारा किसके बराबर हो जाता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है मेरे भाई कि हमारा जो होना चाहिए आवेशहीन होना चाहिए, ना प्लस आवेश ना माइनस आवेश इस पर होना चाहिए, तभी ये हमारा ऐसा होगा। आगे चलते हैं। अगला कि आवर्त सारणी में मेरे भाई न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हमारा कौन सा होता है? न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कहने का मतलब है ये तो हमारा उत्कृष्ट गैस हो ही जाएगा, क्योंकि 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और 18वां ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है मेरे भाई, उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कहते हैं कि ये हमारा नोबेल गैस है, जो कि जिसका अष्टक कंप्लीट होता है। इसका अष्टक की बात करते हैं ना, इसके अष्टक की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इसका अष्टक कंप्लीट होता है। इसके अष्टक की अगर हम बात करते हैं, इसका अष्टक कंप्लीट होता है। और जब किसी का अष्टक कंप्लीट होता है तो मेरे भाई वो किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। आगे चलते हैं। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? तो मेरे भाई लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, ये जो लैक्टिक एसिड हमारा होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C3H6O3 होता है। इसका मतलब इसमें कितने कार्बन की बात कह रही है? तो मेरे भाई कार्बन जो होंगे वो हमारे कितने होंगे? तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ये। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपको इतना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे वो बताने हैं। मेरे भाई सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं, और इसका अगर आपसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कह देंगे बताने के लिए, तो कहेंगे हाइड्रोजन का तो 1 होता है, लेकिन 2 गो है तो 2 हो गया, 2 गुना 1 2। सल्फर का 16 दूनी 32, और इसके बाद ऑक्सीजन का तो मेरे भाई 16 होता, 16 चक्का 64, और इसको जब जोड़ोगे तो ये 98 आ जाएगा। अब मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो मोल निकालने के लिए मेरे भाई मास, जिसका मास उसी का मॉलिक्यूलर यहाँ पर वेट लेते हैं, उसी का मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास को ही मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो मास हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है? तो मेरे यहाँ पर 25 ग्राम है। और ये कितना है मॉलिक्यूलर वेट उसका सल्फ्यूरिक एसिड का? तो 98 है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा। और इसको अगर देखते हैं तो ये वैल्यू कितना जाता है, वही इसका मॉलिक्यूलर वेट, वही इसका क्या निकल के आ जाएगा? मोल निकल के आ जाएगा। मेरे भाई 25 में डिवाइड करना है किससे? तो 98 से 0.25 आपका आ जाएगा, यही 0.25 आपका आ जाएगा। और कहेंगे हमारा इतना मोल हो गया, यानी कि 0.25 यानी कि ये हमारा होगा 0.2, फिर हमारा 5 इस तरह से हमारा होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु कर्म की बात करते हैं, जो हमारा मेटलर्जी होता है मेरे भाई, जो हमारा मेटलर्जी होता है उसमें क्या करते हैं? तो गालक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। और गालक पदार्थ क्या करता है? तो मेरे भाई जो गलने वाले पदार्थ नहीं होते हैं ना, उसको भी वो गला देता है। इसका काम है मेरे भाई, और गलनीय अशुद्धियां को गलनीय अशुद्धियां में बदल देता है, और क्या करता है? पदार्थ से जो गंदगी होता है उसको बाहर कर देता है। इसलिए मेटलर्जी जो हमारा होता है, जो अयस्क को अगर हम लोग कहते हैं कि अयस्क से हम जैसे लोहा के अयस्क होते हैं, उससे लोहा को बाहर करना, वो भी मेटलर्जी का ही प्रोसेस होता है। अगला है कि वसा और तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाली उत्पाद क्या होते हैं? मेरे भाई वसा और क्षार से एक बात हम लोग जानते हैं कि जब वसा टूटता है मेरे भाई, जब वसा टूटता है ये हमारा वसीय अम्ल बनता है। समझना गौर से, वसीय अम्ल और किसका निर्माण करता है? कि यहाँ पर ग्लिसरॉल का निर्माण करता है, ये ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर वसा की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है वसा में अगर आप यहाँ पर किसको मिलाते हैं? अगर आप NaOH को मिलाते हैं, जो कि हमारा क्षार के रूप में होता है, या फिर KOH को अगर हम मिलाते हैं, ये भी क्षार होता है, तो मेरे भाई जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे ना, वो हमारे साबुन बनते हैं, क्योंकि साबुन में ये सब मिक्स होता है। और साबुन देखिएगा पारदर्शी होता है, क्योंकि मेरे भाई उसमें कुछ ग्लिसरॉल बन जाता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं। साबुन में मेरे भाई ये सब होता है, तो आपको ध्यान रखना साबुन तथा ग्लिसरॉल का यहाँ पर निर्माण कर देता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है किसमें से बताइए कौन सा संबंध हमारा सही है? तो पावर का फॉर्मूला पावर इक्वल टू V² बाई R, पावर इक्वल टू I² R, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बता दीजिए 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले, यहां अवतल दर्पण की बात कही जा रही है। तो मेरे भाई जैसे ही अवतल दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण हमारा चम्मच के आकार का ऐसा होता है, एक बीचों बीच लाइन पास करेगा, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, इसको पोल कह दिए। यहां सेंटर हो गया, सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, तो कहेंगे सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस होगा। अब कह रहा फोकस दूरी कितना है मेरे भाई, तो फोकस दूरी इतना है, तो ये पोल है, यहां से यहां तक की फोकस दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और ये फोकस दूरी हम सभी लोग जानते हैं F इक्वल टू हमारा r/2 होता है। हमसे क्या कह रहा मेरे भाई, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बतानी है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होगी मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं आपको वो त्रिज्या के बराबर होगा। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता त्रिज्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो कहेंगे यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी ये r होगी। हमको r पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई अगर हम r कैलकुलेट करेंगे यहां से, ये 2f हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आंसर करेंगे तो फोकस दूरी हमारा कितना, तो कहेंगे 2 गुना में कितना फोकस दूरी मेरे भाई 0.5 की हम बात करेंगे, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 1 हमारा क्या होगा, चूंकि मीटर में दे रखा है तो आंसर करेंगे मीटर में, इसलिए मेरे भाई हमारा 1 मीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस भी आपका आसान है, कहता है कि वेग समय ग्राफ की हम बात करते हैं। एक तरफ मेरे भाई यहाँ पर वेग है और दूसरी तरफ यहाँ पर समय का एक्सिस है। ये बीच वाला पोजीशन में वैल्यू कितना है, तो यहाँ 10 है। यहाँ का पोजीशन में जो वेग है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक में 5 सेकंड का समय लेता है, टाइम दे रखा है। आपसे कह रहा है कि बिंदु बी पर, मेरे भाई बिंदु बी पर यानी कि इस बिंदु पर कह रहा कि कार में ब्रेक अगर लगाते हैं तो कार विराम में आने लगता है, विराम में आने तक की दूरी कितनी होगी। यहां पर ब्रेक लगाया तो मेरे भाई कार धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगी। ब्रेक जैसे ही मारेगा यहां से टाइम तो बढ़ता रहेगा लेकिन वेग घटना शुरू करेगा। तो मेरे भाई ब्रेक का सिचुएशन यहां से यहां तक का है, और कहता है कि यहां तक आने में कितना दूरी तय करेगा। जिस समय ब्रेक मारा और रुकने तक में 5 सेकंड लिया और कितना दूरी तय किया, ये आपसे कह रहा है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं वेग समय के बीच में जो ग्राफ होता है, वेग समय के बीच में जो ग्राफ होता है, वेग समय के बीच में जो ग्राफ होता है उसके अंदर का तुम अगर एरिया निकाल लोगे तो यही एरिया क्या देता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर विस्थापन देता है। क्योंकि वेग समय विस्थापन में रिलेशन होता है, वेग जो होता है विस्थापन बटा समय होता है, इसलिए इसके अंदर का एरिया डायरेक्ट निकालिए, आप विस्थापन बता दीजिएगा। और यही विस्थापन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यही विस्थापन हमारा न्यूनतम दूरी को रिप्रेजेंट कर देता है। तो आप मेरे भाई उसके अंदर का एरिया निकाल दीजिए, तो वह एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। तो मेरे भाई ट्रायंगल का जो एरिया हमारा होगा कहेंगे हाफ, यहां से यहां बेस में कहेंगे 5 और यहां से यहां हाइट में कहेंगे 20। तो मेरे भाई ये 20, 2 से इसको काटिए 10, यानी मेरे भाई ये 10 बचे कितना, तो कहेंगे 50 मीटर। और यही एरिया हमारा क्या देता है, तो कहेंगे विस्थापन देता है, और विस्थापन यूनिट मीटर में होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यानी जब ब्रेक मारा तो 5 सेकंड के बाद गाड़ी रुकी, तब तक में कितना दूरी तय कर लेगा होगा, 50 मीटर का। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला कहता है कि M1 द्रव्यमान की एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने से इतना मीटर पर सेकंड द्वारा आगे बढ़ता है। यानी मेरे भाई M1 हमारा अगर निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर F1 डिवाइडेड बाय A1 करेंगे, क्योंकि F बराबर Ma होता है। M1 हमारा निकल जाएगा, F1 हमारा 5 न्यूटन का बल लग रहा है और A1 हमारा 10 है, इसका मतलब हमारा द्रव्यमान कितना निकल गया, तो मेरे भाई हम कहेंगे ½ kg पहला द्रव्यमान निकल गया। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं। अगला कहता है कि mt kg द्रव्यमान का अगर हम उस पर इतना त्वरण अप्लाई करते हैं आगे बढ़ता है। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि इतना 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह इतना हो जाता है, तो M2 kg द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता पर समान बल लगाना, यानी उतना ही बल लगाना है। इसका मतलब मेरे भाई हम यहां से कह सकते हैं कि M2 जो होगा हमारा F2 डिवाइडेड बाय A2 होगा, और F2 हमारा वही होगा, समान बल ही होगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, लेकिन त्वरण हमारा 10 से कितना होगा, तो कहेंगे 20 हो गया। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई 1/4 kg हो गया। अब कहता है कि चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे कहता है यदि दोनों तख्ता को एक दूसरे से बांध दिया जाए,
दोनों तख्ता को एक दूसरे से बांध दिया जाए, यानी कि दोनों का द्रव्यमान जुट जाएगा। तो एक दूसरे से बांध दिया जाए तब और उन पर समान बल, वो उतना ही बल लगाना, तो त्वरण कितना होगा। तो मेरे भाई फिर से हम लोग देखेंगे तो F बराबर हम लोग क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर m1 प्लस m2, चूंकि दोनों को बांध दिया गया तो दोनों का द्रव्यमान हमारा जुड़ जाएगा और त्वरण हमारा A होगा। और समान बल कह रहा है, जितना बल यहाँ था उतना बल यहाँ, उतना बल यहाँ भी कह रहा है, तो इसको 5 रखेंगे और ये m1 m2 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1/4 2/4, यानी 1/2 और 1/4 को जोड़ देंगे, यहाँ से त्वरण निकाल लेंगे। तो 1 बराबर कितना होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर 4 और ये एलसीएम लेंगे तो 1 और ये 2 दूनी 4, यानी कि ये हमारा 3/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 3/4 हो गया। यहाँ पर मेरे भाई हम कहेंगे सीधा सीधा कि 5 5/3/4, 3/4 कहने का मतलब हमारा 4 ऊपर जाएगा और 4 ऊपर जाएगा तो ये हमारा 20/3, यानी कि 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर उसका त्वरण हो जाएगा। और 20/3 को अगर देखिएगा तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट होगा। यही आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये तो आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक इसमें से कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई पिलास की अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट क्लास लीवर होता है। आप सभी लोग जानते हैं, कैंची हो गया, पिलास हो गया, तो फर्स्ट क्लास लीवर होता है। एक ग्रह एक्स पर एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 20 मीटर पर सेकंड से चाल से फेंकता है और इसके वापस नीचे आने में 20 सेकंड बाद पिंड को लपक लेता है। यानी कि मेरे भाई फेंका और फिर 20 सेकंड के बाद उसको लपक लिया, कहता कि पिंड का भार कितना होगा, ये आपसे पूछा रहा है। मेरे भाई पिंड का भार कहने का मतलब है कि पिंड का भार कहने का मतलब है पिंड का भार भी एक प्रकार का बल है, भार भी एक प्रकार का बल, इसका मतलब बल ही निकालने की बात कर रहा है। तो हम कहेंगे F बराबर हम लोग जानते हैं कि ma होता है। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कह देते हैं, ये हमारा m होगा। वेग में परिवर्तन क्या होगा, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम जो हमारा लगा। अब मेरे भाई इसको तोड़ेंगे तो मास हमारा ग्राम में दे रखा है, केजी में परिवर्तित कर लीजिए। तो 500 ग्राम को हम लोग हाफ केजी लिखेंगे, 500 ग्राम को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हाफ केजी लिखेंगे। और फाइनल वेग क्या होगा, तो उसके हाथ में आ गया, वस्तु को लपक लिया, तो अंतिम वेग का हमारे मेरे भाई 0 हो गया, अंतिम वेग का मान 0 हो गया। प्रारंभिक वेग जिस वेग से उसको फेंका गया था वो 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर फेंका गया था। टाइम उसको कितना लग गया मेरे भाई, तो 20 सेकंड लगा, तो 20 हमारा नीचे में होगा। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर -20 बटा कितना होगा, तो -20 बटा यहाँ पर 40 हो गया। इसका मतलब है जब -20 बटा 40 होगा तो 20 दूनी 40, यानी कि -हाफ निकल करके आया। तो -हाफ है क्या इसमें से, कितना नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपका 69 नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग हैं और 69 नंबर क्वेश्चंस के जो आंसर्स दे रखे हैं, चलो एक बार और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार एक बार और सॉल्व करके देखते हैं मेरे भाई। मे भी हो सकता है कोई डेटा अगर मिसिंग किया हो, इसका आंसर वैसे दूसरा दे रखा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो m v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान कितना, तो 500 ग्राम। 500 ग्राम को मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, 500 बटा 1000, 1000 को हम ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि वेग, कह रहा है कि एक ग्रह x है जो कि एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है। तो मेरे भाई चाल से जब फेंकता है ना, तो वो प्रारंभिक वेग है, और तब कहता है कि वापस उसके हाथ में नीचे 20 सेकंड बाद उस पिंड उसको लपक लेता है, तो अंतिम वेग तो 0 कर देगा। तो अंतिम वेग 0 हो गया और ये 20 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका, और कितना टाइम लगा मेरे भाई, तो मेरे भाई 20 सेकंड के बाद वह लपक लेता है। तो टाइम टोटल लगा है उसको 20 सेकंड का, तो 20 से डिवाइड भी कर दीजिए। अगर इसको आप कट करेंगे मेरे भाई
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, और ये -1 बचा हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा, ये हमारा 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, इसको नीचे लेकर के यहाँ माइनस हो जाएगा। मेरे भाई ये -12 ही आएगा, -12 न्यूटन का बल लगेगा, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर करेंगे। आंसर इसके गलत दे रखे थे, आंसर सही कर लीजिएगा, यही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित बल की बात कही जा रही है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि एक निश्चित बल इतने केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है और उस वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। यानी मेरे भाई यहां से लेकर के यहां तक अगर पढ़िएगा और यहां से लेकर के यहां तक अगर पढ़िएगा तो आप यहां पर क्या कर सकते हो मेरे भाई, तो बल को निकाल सकते हो। जो बल हमारा लग रहा है, चूंकि लिया गया बल ही पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में बाद में कह रहा है वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा और आपको लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। यानी ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखिएगा तो आपको यहां तक की जो कहानी है वो सिमिलर है। यहां तक को पहले पढ़िए, बल निकालिए, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी यूज किए थे। कहेंगे F बराबर क्या होगा, तो कहेंगे M, यहां पर V फाइनल, V अंतिम वेग को कहते हैं, प्रारंभिक वेग को U कहते हैं, और टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से फोर्स निकल जाएगा। द्रव्यमान कितना है, 10 किलो का है, और यहां पर मेरे भाई 10 किलो तो द्रव्यमान हो गया। यहां पर अंतिम वेग कितना है, तो 5 मीटर पर सेकंड से इसकी गति बढ़ करके 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बाद वाला जो होगा 10 है, पहले वाला 5 है। टाइम कितना ले रहा है उस दौरान में, तो 5 से 2 सेकंड का समय ले रहा है। ये 2 सेकंड हो गया, 2 पंचे को 10 कीजिए और ये 5 पचे 25 कीजिए, यानी कि 25 न्यूटन का जो बल है मेरे भाई वो लगेगा। तो एक तो क्लियर हो गया कि लगाया गया जो बल होगा हमारा, लगाया गया जो बल होगा वो 25 न्यूटन का होगा। यहाँ 25 है, यहाँ 20 नहीं होगा, यहाँ 20 नहीं होगा। ऑप्शन बी और सी हमारा छट गया, 2 जगह पर हमारा 25 है। अब कहता है कि बताइए यदि समान बल, कह रहा है कि यदि समान बल यानी कि यही 25 न्यूटन का बल, यदि समान बल 5 सेकंड तक लगता है तो अंतिम वेग क्या होगा। यानी अब मेरे भाई कंडीशंस क्या कह दिया कि वही बल 25 न्यूटन का ही बल अगर लगेगा, बताइए अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा ये कह रहा है। तो अब आपको बल का मान दे रखा है, वही फॉर्मूला वही लगेगा हमारा M, यहां पर V माइनस U डिवाइडेड बाय हमारा T लगेगा। अब कह रहा है कि समान वही बल की बात कर रहा है, यानी बल मेरे भाई जो ना कैलकुलेट किया है वही होगा, और कह रहा है मेरे भाई समान बल 2 सेकंड तक लगता है, वस्तु भी वही है तो द्रव्यमान भी हमारा वही होगा। अंतिम वेग मतलब V निकालना है, प्रारंभिक वेग उसका कितना है मेरे भाई, कह रहा है कि यहाँ पर 5 सेकंड तक लगता है, तो प्रारंभिक वेग जो हमारा था वो 5 मीटर पर सेकंड था पहले से क्वेश्चंस में। अब टाइम जो ले रहा है वो कितना टाइम कह रहा है यहाँ पर, तो टाइम आपको 5 सेकंड की बात कर रहा है। तो 25 पंचा 125, 125 बटे 10 अगर कर देंगे तो मेरे भाई 125 बटे 10 अगर करेंगे तो ये 12.5 बराबर V माइनस कितना, तो 5 हो जाएगा। इसको V निकालिएगा तो 12.5 मत यानी कि 17 हमारा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अंतिम वेग जो निकल करके आएगा मेरे भाई वो कितना, तो 17.5 मीटर पर सेकंड निकल करके आ जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर 25 के साथ 17.5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर बस इतना ही बात था कि समान बल लगाना है, यानी कि जो आपने बल कैलकुलेट किया है उसी का इस्तेमाल करके आप अंतिम वेग बता दीजिए, जबकि टाइम आपको दे रखा था। मेरे भाई वस्तु नहीं बदल रहा है तो वस्तु हमारा सेम ही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1 केजी द्रव्यमान के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला की बात करते हैं, और ठोस गोला के केंद्र, जिसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परिता 50 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से उसको घुमा देते हैं तो कोणीय गतिज ऊर्जा कितना होगा। मेरे भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी होता है ये हमारा ½ I ओमेगा स्क्वायर होता है। और अगर कोई मान लेता है सर फिर हमारा गोला है, और गोला अगर हमारा सॉलिड स्फीयर है, और इसका सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करते हैं, इस सॉलिड स्फीयर का ये हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर सेंटर है, और इसके अबाउट ये घूम रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी r है, इसके सेंटर यहाँ पर सेंटर है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
तो मेरे भाई सेंटर के अबाउट घूम रहा है, आई आपको पता है जिसको I0 कह दिए हैं, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर हाफ, यहां पर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, चूंकि सॉलिड स्फीयर बोला, ठोस गोला बोला है, तो आप कहेंगे यहां पर 2/5 हमारा mr² होगा और गुना में ओमेगा स्क्वायर होगा। अब मेरे भाई आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको त्रिज्या वगैरह सब दे रखा है, तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर करेंगे तो 1/2 तो होगा ही होगा, 2/5 होगा ही होगा। द्रव्यमान कितना दे रखा है सर, 1 kg दे रखा है, तो आप 1 लिखिए। त्रिज्या कितना दे रखा है मेरे भाई, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो अगर त्रिज्या की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर है मेरे भाई, इसको सॉल्व करिएगा तो आर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये मीटर में निकलेगा, यानी 0.03 मीटर आपका होगा त्रिज्या। तो मेरे भाई यहां पर त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट करके 0.03 का स्क्वायर कर देंगे। ओमेगा का स्क्वायर आपको दे रखा है इतना रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग, यानी कि ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, ये ओमेगा का मान दे रखा है। तो मेरे भाई ओमेगा को हम लोग रखेंगे तो 50 का यहां पर क्या करेंगे, तो ओमेगा का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, इसको आप क्या करिएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे भाई तो ये 9 कितना कहेंगे आपके 20 जूल निकल करके आ जाएंगे। यही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेरे भाई ये ठोस गोला की हम बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ठोस गोला के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा इतना होता है, ये याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी होता है, जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे भाई, हम रिंग की बात करते हैं, रिंग जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं वैसा रिंग की बात करेंगे। इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो याद रखना mr² होता है। अगर हम यहाँ डिस्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिस्क भी मेरे भाई वैसा ही कुछ होता है, लेकिन इसमें मटेरियल भरा हुआ होता है। तो डिस्क भी हमारा कुछ वैसा ही होता है, लेकिन ये डिस्क जो होता है ये कंप्लीट रूप से मेरे भाई यहाँ पर भरा हुआ होता है। ऐसे करके डिस्क हमारा, हम लोग सीडी वीडी देखते थे, सीडी कैसेट जो होता है तो वैसा ही डिस्क होता है। ये डिस्क हमारा भरा हुआ होता है, और मैंने आपको बता भी रखा है मेरे भाई कि डिस्क सेंटर से अगर देखेंगे त्रिज्या अगर r है तो बताइए मेरे भाई इसका डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे mr²/2 होगा। इसका भी मास कितना m है, इसका भी मास कितना m है। तो डिस्क का भी, रिंग का भी आप याद रखेंगे। इस तरह से सिलेंडर का भी हमारा इतना ही होता है, सॉलिड स्फीयर का हमारा इतना होता है, हॉलो स्फीयर का हमारा 2/3 होता है। तो याद रखें ठोस गोला के लिए, खोखला गोला के लिए 2/3 mr² होता है, वो भी लिख लीजिएगा। तो इसके लिए मेरे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला ही होता है, आपको यही लगाना होता है, बस ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है कि बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 4 गुना है, यानी कि मेरे भाई मास ऑफ बी जो है वो हमारा 4 गुना है किसका, तो हमारा द्रव्यमान ऑफ ए का दे रखा है। आगे कहता है कि बी ए के वेग से आधे वेग से गतिमान है, यानी जो वेलोसिटी ऑफ जो हमारा बी है वो वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय हमारा क्या, तो यहाँ पर जो है गतिमान है। तो बी में क्या होगा, गतिज ऊर्जा। तो मेरे भाई अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं किसका, अगर हम बी का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हाफ mb और vb का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। तो मेरे भाई हाफ mb की वैल्यू कितना, क्योंकि यहाँ पर हमारा 4ma दे रखा है, और गुना करेंगे किससे, वेलोसिटी ऑफ b, और वेलोसिटी ऑफ b कितना है, तो वेलोसिटी a डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, तो हाफ ma इंटू va का स्क्वायर कर लेते हैं, और जो बचा हुआ शेष होगा उसको इधर लिखेंगे। तो मेरे भाई ये हाफ ma va का स्क्वायर हो गया, तो ये 4 नीचे भी हमारा कितना कहेंगे, यहाँ पर 4, और ये नीचे में हमारा 8, क्योंकि 2 दूना 4 और ये 2 भी बचा हुआ, नहीं 4 हमारा ये हो जाएगा, और नीचे भी हमारा 4 हो जाएगा, यानी ये हमारा यहाँ से कट जाएगा मेरे भाई, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कहीं नहीं हमारा, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारा किसका आ गया, कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हमारा ए का आ गया। तो मेरे भाई जो काइनेटिक एनर्जी हमारा बी का है, जो काइनेटिक एनर्जी हमारा बी का है वो काइनेटिक एनर्जी ए के बराबर आ जाएगा। तो ए की गतिज ऊर्जा के बराबर, यानी कि बी में जो गतिज ऊर्जा निकली मेरे भाई वो ए के गतिज ऊर्जा के बराबर आ गया। ये ए का है, ये हमारा बी का था, दोनों आपस में बराबर हो गया। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशंस में बराबर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर के वापस लौटने में, पृथ्वी से कहां जाना है, तो चंद्रमा पर जाना है, और वापस आपको लौटने में अंतरिक्ष यान रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर किसके विरुद्ध काम करेंगे, वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है मेरे में, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा।
उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व के कारण, यहां ध्यान रखना, पृथ्वी के चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए दिखता हूं, तो किसके विरुद्ध कार्य करेंगे मेरे भाई, उड़ान करते समय पृथ्वी का जो गुरुत्व होगा उसके विरुद्ध कार्य करके आप ऊपर गए होंगे, वही पूछना जा रहा है। आगे चलते हैं। एक मैकेनिक क्या करता है, एक मैकेनिक क्या करता है, एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है, उसके मध्य में क्या है तो मेरे भाई एक छेद है, कसकर लगाना चाहता है जिससे कि अच्छी पकड़ बन पाए। तो मेरे भाई एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को कह रहा है कि मान लेते हैं कि इसे हमारा क्या है, एक स्टील का एक यहां पर क्या है तो एक होल है, और इसमें क्या लगाना है तो मेरे भाई एक प्लग को लगाना, जैसे मोबाइल का चार्जर वगैरह में देखते होंगे प्लग होता है, तो ऐसे करके हमारा क्या तो ये प्लग है। तो मेरे भाई अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं तो ये यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर प्लग कह दिए, और ये क्या है तो यहाँ पर हमारा क्या तो मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर होल की बात कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर छिद्र कह दिए। कहता है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को, पीतल का प्लग है, ये किसका प्लग है मेरे भाई, तो ये पीतल का प्लग दिख रहा है, यही घुसेगा। पीतल के प्लग को स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है, ये स्टील का प्लेट है, ये किसका प्लेट है मेरे भाई, तो ये स्टील की प्लेट है, ये स्टील की प्लेट है, उसके बीच में क्या है तो छिद्र है और कस करके लगाना चाहता है। तो अच्छी पकड़ तब होगी मेरे भाई तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, तो ऐसे केस में मेरे भाई हम क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे तो ये छिद्र फैल जाएगा, और इसको ऊपर डाल देंगे, फिर इसको ठंडा कर देंगे तो इसको पकड़ लेगा, पूरी तरीके से इसको क्या करेगा तो जाम कर देगा। तो मेरे भाई यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन का ही कंसेप्ट काम करेगा, और हम कहेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर आंसर होंगे तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, 74 नंबर क्वेश्चन है शायद। और स्टील की प्लेट को गर्म करके हमने क्या बोला मेरे भाई, हमने बोला आपको कि इसको गर्म कर देंगे, इसको क्या करेंगे तो इसको गर्म कर देंगे तो ठंडा ही रहेगा। जब इसको गर्म कीजिएगा ना छेद का साइज बढ़ जाएगा, जब छेद का साइज बढ़ेगा तो उसके अंदर डाल देंगे, फिर उसको ठंडा कर देंगे। तो मेरे भाई पीतल का जो प्लग होगा वो तो ठंडा ही रहेगा, लेकिन स्टील की पलर प्लेट को क्या करेंगे तो गर्म करके ऐसा कर सकते हैं, इसके छेद के साइज गर्म करके, जब गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, छेद का साइज बढ़ जाएगा, पीतल उसके अंदर डाल देंगे, इसके प्लग को उसके अंदर डाल देंगे, तब ठंडा कर देंगे पानी मार करके, ये अपने आप कस के फिर मेरे भाई पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर दे रखा है। कहता है कोई ठोस की बात करता है जल में नहीं डूबता है, यदि उसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं आपेक्षिक घनत्व हमारा क्या होता है। अगर आपेक्षिक घनत्व की अगर बात करिएगा ना तो फॉर्मूला इसका एक ही होता है, ऊपर में क्या होगा मेरे भाई तो कहेंगे यहां पर वस्तु का घनत्व, ऊपर में क्या होगा तो वस्तु का घनत्व, और नीचे में जो होता है वो पानी का घनत्व होता है, नीचे में मेरे भाई पानी का घनत्व होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि एक ठोस पदार्थ हमारा वस्तु जो है मान लेते हैं, यहाँ पर हम ठोस वस्तु की बात कर लेते हैं जिसके बारे में चर्चा कर रहा है। पानी तो जल में नहीं डूबता है, इसका मतलब जल में नहीं डूब रहा है तो वस्तु का घनत्व जो होना चाहिए हमारा, अगर जो चीज नहीं डूबता वो हमारा ऊपर रहता है क्योंकि घनत्व कम होता है, इसका मतलब इसका घनत्व कम होगा। जब इसका घनत्व कम होगा तो ये एक से क्या होगा मेरे भाई ज्यादा होगा, एक से हमारा कम होगा। अगर कोई भी वस्तु मान लेते हैं कि पानी में कोई वस्तु नहीं डूब रहा है, इसका मतलब उस वस्तु का घनत्व कम है, किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। इसका घनत्व ज्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा, इसका ज्यादा इसका कम, यानी एक से कम, यानी अपेक्षित घनत्व एक से कम होगा। एक लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर है मेरे भाई, आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य की जो परास है वो आपसे पूछी गई है, और उसमें भी आपको दृश्य परास की बात कही गई है। तो दृश्य परास हमारा जो होता है मेरे भाई वो कितना होगा, कहेंगे हमारा ये वैल्यू इतना होगा। यानी हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, हम लोग विविग्योर पढ़ते हैं ना, VIBGYOR पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इसी को हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। यही हमारा क्या होता है मेरे भाई, इसी को हम लोग दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और वेवलेंथ इसका अगर देखिएगा तो ये हमारा कितना, तो हम कहेंगे यहाँ पर 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, और हमारा जो लाल कलर होता है इसका 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसी को नैनोमीटर में अगर देखिएगा ये 380 नैनोमीटर से लेकर के हमारा 780 नैनोमीटर तक हमारा होता है।
ध्यान रखेंगे। कन्वर्ट करने के बाद मेरे भाई वेवलेंथ का मान हमारा निकल करके आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, आपको जिसमें कन्वर्ट करना कर लीजिए। रेंज लग रहा है मेरे भाई कि यही हमारा होगा 700 और 400, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, यहां पर बर्फ की बात कही गई है कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इतना तक हम गर्म करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, उसके आयतन में क्या होगा, जल के आयतन में क्या होगा। तो मेरे भाई जल के लिए, हम पानी के लिए ही बात कर रहे हैं, हम H2 के लिए ही बात कर रहे हैं। एक ग्राफ हमारा ऐसा होता है और ये आयतन का ग्राफ होता है। इधर हम वॉल्यूम की बात करते हैं और इधर हम टेम्परेचर की बात करते हैं। इधर टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर वॉल्यूम हमारा ऊपर बढ़ेगा घटेगा नीचे। तो ये ग्राफ एक्चुअली में पानी के लिए ऐसा होता है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मिनिमम होता है। तो मेरे भाई हमारा कह रहा है क्वेश्चंस में कि हमारा टेम्परेचर जो है, मान लेते हैं यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाना है लेकर के। तो अगर आप 0 से 10 की तरफ जाते हैं, जब तापमान इधर की ओर बढ़ेगा तो ग्राफ नीचे आएगा, फिर ग्राफ ऊपर आएगा, यानी ये ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, ग्राफ हमारा ऊपर जाएगा। 0 से 10 में जाएगा तो ग्राफ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी आयतन घटेगा फिर आयतन बढ़ेगा। नीचे आएगा तो आयतन घटेगा, फिर ऊपर आयतन बढ़ेगा। तो आयतन पहले आयतन कम होगा, फिर आयतन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध इतना दे रखा है, 20 वोल्ट विभवांतर मापता है, कितने प्रतिरोध का तार जोड़ा जाए जिससे कि ये हमारा 1100 वोल्ट माप सके। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, ये V इक्वल टू आर आई होगा। V इक्वल टू हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आर आई होगा। अगर हमारा मेरे भाई पोटेंशियल अगर अलग अलग होता है, विभव अलग अलग होता है, तो करंट का मान सेम होगा। जब करंट का मान मेरे भाई यहाँ पर सेम होता है तो सब श्रेणी क्रम की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी समानुपाती आर का हो गया, हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो इसको मेरे भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस समानुपाती भी। और इसको लिखने का तरीका है कि आप R2 अनुपात में अगर R1 लिखोगे तो लिखना पड़ेगा आपको V2 अनुपात में V1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब यहां से आप बैठा दीजिए, आपको बाद का रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो बाद का रेजिस्टेंस R2 V2 अनुपात में V1 और गुना में कितना तो कहेंगे R1। हमारा V2 जो है वो बाद का वोल्टेज है, और बाद का वोल्टेज कितना तो 100 वोल्ट है। पहले का वोल्टेज पहले लिखा हुआ होगा तो 20 है। पहले का रेजिस्टेंस कितना, तो मेरे भाई ये 400 दे रखा है, तो 20 पंचे आपका कट जाएगा, 4 पंचे आपका 200, यानी कि ये हमारा 2000 ओम का रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 2000 हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है 2000। 78 नंबर क्वेश्चन है ना मेरे भाई। अच्छा वोल्ट मीटर दे रखा है, सॉरी मेरे भाई, ये वोल्ट मीटर की बात कर रहा है, सॉरी मेरे भाई, वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज को मापता है, तब ये आप नहीं लगा सकते हैं, सॉरी। यहाँ पर एक चीज मेरे भाई, वोल्ट मीटर का टर्म दे रखा है, और वोल्ट मीटर की जब बात आती है ना, तो उसके लिए आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर की जब बात आती है तो उसके लिए मेरे भाई आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर वोल्ट मीटर के लिए जो हमारा निकलेगा वो G टाइम्स N माइनस हमारा 1 होता है, ये हमारा होता है। और यहाँ पर S जो हमारा होगा ये कहीं ना कहीं मेरे भाई प्रतिरोध को ही बताता है। वोल्ट मीटर की रीडिंग इसी पर होती है, प्रतिरोध को बताता है। तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो कितना वोल्ट दे रखा था मेरे भाई, तो N की जो वैल्यू होती है, ये N का वैल्यू दोनों वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा। दोनों वोल्टेज का रेशियो हमारा V2 अनुपात में V1 लिखते हैं, और ये हमारा 100 बटे कितना कहेंगे हमारा 20 होगा, तो ये हमारा 5 हमारा हो जाएगा। N की वैल्यू 5 है, और G का मान आपको दे रखा है मेरे भाई क्वेश्चंस में। G का मान कितना लेना है, तो यहाँ पर आपको 400 दे रखा है, ये आपका 400 हो गया। यहाँ पर 5 N के जगह पे 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 4 चौका कितना, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा 1600 हो जाएगा, और प्रतिरोध आपको 1600 M का यहाँ पर आपको संट मिलता है। तो मेरे भाई इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर में क्या होता है, एक संट लगा हुआ रहता है। उस संट का रेजिस्टेंस का हमारा यही फॉर्मूला होता है, जिसमें ये आपको गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में संट को हम लोग जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को संट में, गैल्वेनोमीटर के साथ हम संट को जोड़ते हैं पैरेलल में, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है। तो ये हमारा संट का प्रतिरोध है, ये संट का प्रतिरोध है, ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है। तो हमारा संट और गैल्वेनोमीटर मिलकर के एक वोल्टमीटर बनता है।
तो मेरे भाई इसीलिए ये जो पूरी रीडिंग आपको यहाँ पर दे रही है एक वोल्टमीटर बन जाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों इसमें आता है, ध्यान रखेंगे ये वोल्टमीटर के लिए हमारा रीडिंग होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर टीन लेड का मिश्र धातु फ्यूज तार, मेरे भाई टीन की बात कर रहा है, लेड की बात कर रहे हैं, दोनों का मिश्र धातु फ्यूज तार बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है। फ्यूज को विद्युतमय तार के साथ हम लोग जोड़ते हैं, विद्युतमय तार कहने का मतलब है मेरे भाई हमारा लाइव वायर के साथ जोड़ेगा, बिल्कुल सही है। फ्यूज बनाने के लिए है तो गलनांक हमारा उच्च होना चाहिए, जो कि गलनांक निम्न होना चाहिए, फ्यूज तार का गलनांक मेरे भाई कम होना चाहिए, ये गलत हो गया। आपको कहना मेरे भाई पहला और दूसरा सही है, तो कहेंगे आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेरे फिर से मिलान करना है। एस्बेस्टस धूल से मेरे भाई हमारा फेफड़ा लंग्स कैंसर होता है, यहाँ पर ए का 3 मैच करा दीजिए। अगर ए का 3 मैच कराओगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ए का 3 यहाँ है, ए का 3 यहाँ है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई पारा से क्या होता है, तो पारा से यहाँ पर पारा से मिनीमाता डिजीज होता है, पारा से मेरे भाई यहाँ पर कैसा डिजीज होगा, तो कहेंगे पारा से मिनीमाता डिजीज हो जाएगा। और पारा से मिनीमाता डिजीज जो कि हमारे किसको, तो कहेंगे यहां पर हमारा पारा जो होता है मेरे भाई ये उदर को यहां पर क्या करता है, हमारे स्टमक को यहां पर करता है, स्टमक को इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर बी का हमारा 1 होगा, शीशा हमारे मस्तिष्क को इफेक्ट डालता है, और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जाकर के क्या होता है मेरे भाई चिपक जाता है, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, तो कहेंगे ब्लड यही हमारा क्या करता है, कहेंगे यहाँ पर ब्लड कैंसर का कारण बनता है, रक्त धाराएं यानी कि उसको प्रभावित करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर कहेंगे तो डी का तो हमारा 4 होगा, ए का 3 डी का 4, यानी ये ऑप्शन बी छट जाएगा। इस क्वेश्चन के गलत आंसर दे रखे थे, उसको आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गलत आंसर दे रखा था। अगला देखते हैं, लाइकेन्स की बात कही जा रही है मेरे भाई। तो लाइकेन की अगर बात करते हैं ना, तो हम सभी लोग जानते हैं जो लाइकेन हमारा होता है, इस लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर जैव सूचक के रूप में हमारा होता है, इसको हम लोग जैव सूचक कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में इसको बायो इंडिकेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, जैव सूचक को बायो इंडिकेटर। ध्यान रखना मेरे भाई, ग्रोथ अगर इनका वहां होता है, इनका जहां ग्रोथ अगर इनका वहां होगा जहां एयर पोल्यूशन कम होता है, जहां मेरे भाई यहाँ पर एयर पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, ये एयर पोल्यूशन कम होता है, ग्रोथ वहां ज्यादा होगा जहां पोल्यूशन कम होगा। लेकिन इस एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, उसमें से भी SO2 पोल्यूशन की हम बात करते हैं, उसमें से भी SO2 पोल्यूशन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन इस पर पूछता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई लाइकेन जो होता है ये हमारा किसका होता है, सम्मिलित रूप। तो आपको ध्यान रखना लाइकेन जो है ये शैवाल और कवक का सम्मिलित रूप होता है, और इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध को बताता है। अब मेरे भाई यहां पर आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन के आंसर करके आपको बताने हैं इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो मेरे भाई आप यहां पर बता दीजिए, यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे कि एक हमारा यहां पर प्रदेशों का हम कह सकते हैं मेरे भाई, यहां पर लाइकेन्स प्रदूषण संकेतक है, लाइकेन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा गलत स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई 84 की बात कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, कुछ जातियां रेंडियर्स के द्वारा खाई जाती है, रेंडियर्स इसी को खाते हैं, और ये लाइकेन हमारा प्रदूषण का संकेतक भी है, शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध भी बताता है। मेरे भाई ये तेजी से नहीं बढ़ते, ये स्लोली बढ़ते हैं, ये 2 सेंटीमीटर प्रतिदिन, जो कि गलत है मेरे भाई। आपको ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन आपका गलत था, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत था, और 84 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये होगा। मेरे भाई प्रत्येक वर्ष 1 mm की दर से ये बढ़ता है, प्रति वर्ष कैसे बढ़ता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रति वर्ष 1 mm का ग्रोथ होता है, प्रति वर्ष इसका 1 mm का ग्रोथ होगा, यानी कि वेरी स्लो ग्रोथ होता है, वेरी स्लो प्रोसेस से मेरे भाई ये ग्रोथ करता है, वेरी स्लो ग्रोथ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें ये तेजी से नहीं बढ़ता, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स इसके हैं जो कि मैंने आपको लिखाए थे, यहां पर मेरे भाई ये सही नहीं है, आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं, परागकण किसमें होते हैं, तो सबको पता हो कि परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, इसका संग्रह कहाँ पे होता है, तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि जो भी ह्यूमन बींग्स होता है, जो भी यहाँ पर किसकी हम बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स होता है मेरे भाई हमारे शरीर में
ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। हमारे शरीर में किसका स्टोरेज होगा? तो कहेंगे हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। हमारे शरीर में किसका? तो कहेंगे यहाँ पर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। लेकिन कहाँ होगा? तो हमारे यकृत में स्टोर करता है। 95% हमारे यकृत में करेगा और उसके बाद मेरे भाई मांसपेशी में इसका स्टोरेज होता है और मांसपेशी में 5% मांसपेशी में स्टोर करता है। तो यहां पर आप कहेंगे यकृत और मांसपेशी में जाकर के उसका स्टोरेज होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, मानव शरीर की बात कही गई है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि की बात कही गई है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को कंट्रोल करता है? यानी हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ग्रंथि ग्लैंड्स है जो कि पीयूष ग्रंथि को ऑपरेट करता है? मेरे भाई वो हमारे ब्रेन का, हम कहेंगे फोर ब्रेन का वो पार्ट होता है, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करता है हार्मोन सिक्रेशन के लिए। और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो होंगे, बहुत सारा हार्मोन हमारा होता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे मेरे भाई एचआईवी में किस तरह का हमारा आरएनए डीएनए, तो हम कहेंगे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, यानी एमसी के दौरान क्या होता है? तो हम कहेंगे यहाँ पर मासिक धर्म के दौरान क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरी से सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, आप सभी लोग बताएंगे। और वो क्या करता है मेरे भाई? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक अंडाशय से एक परिपक्व अंडा जारी करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो एमसी स्टार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह एक अंडाशय से, ओवरी से क्या करता है? एक परिपक्व अंडा जारी करता है फर्टिलाइज होने के लिए। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परपोषी जीव है? परपोषी जीव कहने का मतलब है मेरे भाई, परपोषी का मतलब है जो दूसरों से भोजन ग्रहण करता है, उसको हम लोग परपोषी कहते हैं। तो आप ही बता दीजिए मेरे भाई, बाघ जो है ये दूसरों चीज को मार के खाता है, दूसरे पर आश्रित रहता है। परपोषी हमारा क्या? तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर परपोषी जीव कहलाएगा। और घास हो गया, नीम का पेड़, शैवाल हो गया, ये सब हमारा क्या है मेरे भाई? कहेंगे ये सब खुद अपना भोजन बनाता है, ये सब स्वपोषी में आता है। ये कैसा होगा? कहेंगे ये ऑटोट्रॉप्स होगा, स्वपोषी होगा, खुद अपना भोजन बनाता है। अगला है मेरे भाई कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा गलत है? तो मेरे भाई ऊर्जा के प्रवाह की अगर बात करते हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में किसने बताया था? तो आपको ध्यान रखना है कि लिंडेमान ने बताया है। किसने बताया? तो कहेंगे यहाँ पर हम लिंडेमान्स की हम बात करते हैं। लिंडेमान्स ने ये कंसेप्ट दिया था और लिंडेमान्स ने 10% का लॉ दिया था। 10% लॉ कहने का मतलब है कि मेरे भाई अगर हम मान लेते हैं पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहां पर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं। अगर यहां पर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ये ऑलवेज अपराइट बनता है। ये ऑलवेज कैसा बनेगा? तो कहेंगे ऑलवेज अपराइट, यानी कि सीधा ऊपर हमारा बनता है। इसमें मेरे भाई अलग अलग लेवल्स होते हैं। यहां पर लेवल्स अगर 100% है तो 90% का लॉस होगा, 10% यहां बचेगा। उसका फिर 90% लॉस होगा, फिर उसका 10% बचेगा। फिर बचे हुए का 90% लॉस होगा, फिर उसका 10% यहां बचेगा। यानी मेरे भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 90% का लॉस होगा और 10% ही हमारा आगे की ओर बढ़ेगा। तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये इस तरीके से होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है जो 92 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन डी को अगर देखिएगा तो हरे पौधे पत्तियां पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा से लगभग 10% अवशोषित करता है। मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे जो हमारा एनर्जी सोर्सेस ली जाती है वो 10% नहीं होगा मेरे भाई, 1 से 2% यहां पर एनर्जी का अवशोषण करता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा प्रकाश ऊर्जा लेता है। अच्छा, गलत पूछा गया था तो मेरे भाई ये आपका गलत है। 10% नहीं लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, 1 या 2% ही एनर्जी वो लेता है सूर्य से प्रकाश के रूप में। प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय करता है। बिल्कुल मेरे भाई, पोषी स्तर पर यह क्षय हो जाएगा। 10% का लॉस होता था। ऊर्जा के प्रवाह एक दिशीय होते मेरे भाई, सीधा ऊपर ही होगा। प्रत्येक पोषी स्तर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ में 10% ही होती है, यानी कि इसमें 10%, इसमें 10%, इसमें 10, सब में 90% लॉस हो जाएगा। तो सब में कितना बचेगा? तो 10% बचेगा। इसका मतलब है मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है और हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? मेरे भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है अभिकारक में। इसमें तो मेरे भाई एक के को कंपाउंड है तो आप घटन अभिक्रिया होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी तो आपका ऐसे ही छट गया।
आगे अगर हम लोग देखते हैं मेरे भाई, इसको अगर देखिएगा तो लेड इसको विस्थापित करेगा, कॉपर को, कॉपर विस्थापित होकर के यहां चला गया, ये एकल विस्थापन होगा, ये डबल नहीं होगा मेरे भाई। तो ये भी हमारा नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को बताता है। दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास यहां पर बच जाता है कि हम 2 kBr की हम बात करेंगे, और इसका रिएक्शन जो है BaI2 के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो ये कंपाउंड हमारा 2Ki का फॉर्मेशन किया, और साथ ही साथ मेरे भाई BaBr2 बन गया। तो 2Ki जो हमारा होगा ये लवण होगा। तो इसमें हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर Ba जो है ये Br के साथ गया, और K जो है ये I2 के साथ गया, 2 बार विस्थापन हुआ। इसका मतलब है कि डबल डिस्प्लेसमेंट को यही शो कर रहा है। अब मेरे भाई ये दोनों क्या करता है, जब हमारा धातु, कोई भी धातु जब एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा नहीं होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर होता है। अगर हम लेंस को देख लेते हैं मेरे भाई, ये अवतल लेंस को देख लीजिए, इस अवतल लेंस का ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। यहां पर एक बिंदु होता है जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर प्रकाशीय केंद्र कह देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे भाई, प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अपवर्तन के आपतन बिंदु जो था ये कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं पर होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष पर स्थित बोला गया था। क्वेश्चन में बिंदु को कहां देखना था, हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर। तो हमारा प्रकाशिक बिंदु होगा, चाहे उत्तल या अवतल किसी में भी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ मेरे भाई, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ उसको कहते हैं प्लास्टिक है, जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से सड़ता गलता नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों की सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जो कि गलत है मेरे भाई। जो जैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं उसको बैक्टीरिया सड़ा गला देता है और जल्दी ही वो खत्म हो जाता है, वो पर्यावरण में लंबे समय तक नहीं बना रहता। ये बिल्कुल गलत है। तो जो गलत था वही आंसर एक ही ऑप्शन में निकल गया। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन को चूज करना है। मेंडलीफ जब ने आवर्त सारणी दिया था, तो मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी तैयार किया तो 63 तत्वों के बारे में उनको ज्ञान था। हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने बताया था। अष्टक जो हमारा 18वें ग्रुप के एलिमेंट को उन्होंने रख पाया था, उसको 0 ग्रुप में उन्होंने कहा था रखना है। मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वाले तत्वों का ध्यान केंद्रित करके ये बनाया था। मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु क्रमांक के बीच में संबंध, परमाणु क्रमांक नहीं मेरे भाई, परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, ये गलत था। तो यही हो जाएगा आंसर। मेंडलीफ ने तत्वों को भौतिक और रासायनिक के बीच में संबंध को जांच की थी, ये भी सही है। और मेंडलीफ ने कुछ स्थान खाली भी छोड़ दिए थे पूरे पीरियोडिक टेबल में। बाद में उसमें आकर के गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, और हमारा कौन सा मेरे भाई, तो स्कैंडियम को बाद में उसको फिल किया गया, जो उन्होंने खाली जगह छोड़ा था। तो आज का जो डिस्कशन है वो आपका यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वो पहला ही क्वेश्चन जो है ना वो सिटिंग अरेंजमेंट से आया, और आपको मालूम है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाना बेहद ही आसान होता है। तो क्या कहता है देखो, तो कहता है 4 लड़के हैं ABCD दक्षिण की ओर मुख किए हैं, जबकि 4 लड़कियां हैं PQRS उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, और 2 पंक्तियों में 4-4 कुर्सी पर बैठे हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे की ओर मुख किए हुए हैं। इसका मतलब है ये व्यवस्था जो चलनी है ना, ये व्यवस्था आमने सामने की व्यवस्था चलनी है। तो नॉर्थ देखने वाले को नीचे रख लेना और साउथ देखने वाले को ऊपर रख लेना। अब जैसा कि कहा गया है A से लेकर D तक को दक्षिण में देखना है, तो A से D तक को जब दक्षिण में देखना है तो A से लेकर D तक जो है वो ऊपर चला जाएगा, और फिर कहता है P से लेकर S तक उत्तर में देखेगा तो ये नीचे चल जाएगा। अगर डबल लाइन की अरेंजमेंट में आप इतना काम कर लेते हो तो समझो आपने आधी लड़ाई जीत ली कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना। अगर आपने ये कर लिया ना, आप समझो बच्चा आधी लड़ाई जीत चुके हो, बाकी आधी हम लोग यहाँ पे जीत लेंगे। अब देख लो क्या कहता है। सबसे पहले इसने कहा कि सर ए किसी भी छोर पे नहीं बैठा, तो ये तो ऊपर बैठना है ना, यानी राइट एंड पे भी ए नहीं बैठ सकता और ना ही ए लेफ्ट एंड पे बैठ सकता है, तो लिख के काट लो। बी और एस हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो बी ऊपर है और एस नीचे है, यानी ये जब भी होगा आमने सामने होगा। आगे चलो, आर और क्यू कभी एक दूसरे के पास नहीं है, तो आर क्यू नीचे है, यानी आर और क्यू कभी भी साथ में बैठ नहीं सकते। पी किसी एक छोर पर बैठी है और अपने सामने डी को नहीं बैठाना चाहती, तो पी किसी एक छोर पर बैठी है, तो देखो पी को तो नीचे रखना है,
अब कोई ना कोई एक छोर तो हमें देना होगा, तो मान लो कि हमने पी को इस छोर पे रख लिया, तो हर लाइन पे कितने लोग थे, 4 लोग थे। तो अगर पी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4 नीचे, तो 1 2 3 4 ऊपर। अब देख लो पी क्या कहता है कि किसी छोर पर बैठी और अपने सामने डी को नहीं बैठाना चाहती, तो पी यहाँ बैठेगी तो डी यहाँ नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत। अब देख लो बी और एस जब भी बैठेंगे आमने सामने, अगर हम बी एस को यहां रख देते हैं, ठीक है, बी एस को यहां रखेंगे तो आर क्यू अगल बगल नहीं बैठ सकता है, तो बी एस यहां रखेंगे तब तो आर क्यू को अगल बगल बैठना पड़ेगा ना, बी यहां और एस यहां रखे तो आर क्यू को अगल बगल बैठना। इसका मतलब है कि हम बी एस को यहां रख सकते हैं, क्योंकि यहां भी रखेंगे तो आर क्यू को आमने सामने बैठना पड़ेगा, तो हमने बी को यहां रख लिया और एस को यहां रख लिया। क्लियर। अब देखो ए बोला था कि हम कॉर्नर पे बैठ ही नहीं सकते, तो हमने ए को कॉर्नर पे रख लिया। अब हमारे पास क्यू और आर बचे हुए हैं, तो आर अगर यहाँ आएगा तो क्यू यहाँ आएगा, और क्यू यदि यहाँ आएगा तो आर यहाँ आएगा। डी को यहाँ रखना नहीं है तो डी यहाँ आ गया, तो इकलौता बचा सी। अरेंजमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब देख लो क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने या तो आर बैठ सकता है या तो क्यू बैठ सकता है, 2 जन बैठ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था किस वाले में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो बच्चा हम लोग आंसर क्या लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है, बन भी गया होगा लगभग लोगों से। अच्छा देखिए, ध्यान से देखोगे ना तो सीरीज है, और सीरीज को बनाना बेहद ही आसान होता है, खास करके इस टाइप का सीरीज। जैसे बोलोगे सर इस टाइप के सीरीज में खासियत क्या है, तो देख लो इस टाइप के सीरीज में खासियत क्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, खासियत दिखेगा। तो देखो तो क्या खासियत है, तो पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा फिर बड़ा हुआ। इसका मतलब है कि ये टर्म जो है ना ये अल्टरनेट चल रहा है। कैसे चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। तो 98 से 103 होने का मतलब है 2 इधर 3 इधर, यानी कितने बढ़ गए, तो 5 बढ़ गए। अब अगला कितना बढ़ेगा, तो 5 भी बढ़ सकता है, या 7 भी बढ़ सकता है, या 4 भी बढ़ सकता है। तो इसका जवाब कौन देगा, तो इसका जवाब ये देगा। तो देखो 88 से 83 होने के लिए पहले 5 की कमी हुई, और 83 से 78 होने के लिए फिर से 5 की कमी हुई। तो जब ऊपर 5 की कमी हो रही है तो नीचे 5 ही बढ़ाना। ठीक है, तो 103 में 5 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 108 हो जाएंगे। 108 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कल ही समझाए थे, जब सामने हो तो कमेंट किया करो, यस सर, नो सर, हाँ सर, ना सर, नहीं तो मुझे लगता है ना कि मैं ही अकेले इस क्लासरूम में हूँ। उस पे से ये लैब है। ठीक है, कितना होगा, 10 बाई 10 का लैब होगा। अब इस 10 बाई 10 में आप लोग सिर्फ वहां दर्शक बन के रहोगे तो फिर मजा नहीं आता। कमेंट किया करो, कुछ यस सर नो सर भी आप कर दिया करो, बना या नहीं बना उसकी प्रतिक्रिया दिया करो। सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना था, ये क्वेश्चन बन गया था, कुछ कुछ करते रहो ताकि क्लास जो है ना वो स्मूथली चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देख लो यहाँ बारिश बाहर में बहुत हो रही है, और बहुत दिनों के बाद पटना में इतनी अच्छी बारिश देखने को मिली है। देखो बाबू पहले 1-2 वाले बच्चे को समझाता हूँ। ठीक है, पहले 1-2 वाले बच्चे समझो। देखो कहता है कुछ किताब क्या है, सुंदर है। तो किताब यहाँ है, सुंदर यहाँ, दोनों को मिलाने वाला कार्ड एक एक में तैयार नहीं होगा, गलत। दूसरा कहता है कुछ सुंदर किताब है, तो सुंदर यहाँ है, किताब यहाँ, कार्ड तैयार नहीं होगा, गलत होगा। यानी ना तो एक अनुसरण करता है ना ही 2 अनुसरण करता है। ऐसी व्यवस्था हमें बी में दिख रही है। अब जो बच्चे वेन डायग्राम से लगाते हैं, अब वो बच्चे वेन डायग्राम वाले देखिए। देखिए क्या कहता है, जितना भी किताब है ना उसमें से कुछ किताब जो थे ना वो कार्ड थे, यानी सारे तो नहीं लेकिन कुछ किताब कार्ड थे, और कुछ कार्ड क्या थे, कुछ कार्ड सुंदर थे। ठीक है, अब देखो कहता है कुछ किताब सुंदर है। अच्छा बताओ, किताब यहाँ खत्म हो चुका है, सुंदर यहाँ खत्म हो चुका है, कुछ किताब हमें सुंदर दिख नहीं रहे हैं तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ सुंदर किताब है, सुंदर यहाँ खत्म हो गया, किताब यहाँ खत्म हो गया, तो सुंदर और किताब साथ में दिख नहीं रहा है, गलत हो गया। यानी ना तो एक अनुसरण करता है ना तो बी अनुसरण करता है। तो ऑप्शन किसको लगा लेंगे, बी को लगा लेंगे। बहुत बढ़िया, देखिए मिथिलेश जी ने जवाब दिया बी, बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है ना कि आपकी उपस्थिति यहाँ दर्ज है, और नहीं तो आप मौन व्रत धारण कर लेते हो ना, तो लगता है आपकी उपस्थिति ही दर्ज नहीं है, आप कहीं पे लगा दिए हो और आप कहीं घूम रहे हो। ऐसे लगता है कि हाँ आप कनेक्ट हो, और कनेक्ट होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है,
अच्छा देखो तो क्या किया है भैया, तो ई तो पहले 15 का स्क्वायर कर दिया है, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होगा। अच्छा 15 को अगर 15 से गुना कर दे तो 225। अच्छा अगर हम 12 को 15 से गुना कर दे तो 15 दूना हो जाएगा 30 का 0 हाथ में 3 और 15 एकम 15 3 18। देख लो बाबू कुछ नहीं किया है, 15 से गुना कर दिया है। ठीक है तो देखो तो अगर हम 14 को 15 से गुना करें तो 15 चौको 60 के लिए 0 हाथ में 6, 15 एकम 15 6 21 हो जाएगा ना 210। तो बस कुछ मत करो, 16 को 15 से गुना करवा लो, तो 15 छक 90 के लिए 0 हाथ में 9, 15 एकम 15 15 9 कितने 24, यानी 240 हो जाएंगे, जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अच्छा देखिए किसका क्वेश्चन है, तो रैंकिंग का क्वेश्चन है, और जब भी रैंकिंग का क्वेश्चन है ना तो आप उसको मुंजवानी बना सकते हो, बोलोगे ऐसा कैसे होगा, बिल्कुल होगा, बस ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं उसको समझना, फिर ट्रेडिशनल तरीके से भी मैं सिखा दूंगा। तो देखो कहता है सुमन एवं राजेश एक पंक्ति में स्थान क्रमशः बाएं से 12वां एवं दाएं से 8वां, यानी सुमन का स्थान लेफ्ट से 12 है और राजेश का स्थान दाएं से 8 है। यदि वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो राजेश का स्थान दाएं से 17 होता है। तो बताओ पहले राजेश का स्थान जो था वो दाएं से कितना था, 8 था, और अब राजेश दाएं से कितना हो गया, 17। ज्ञात कीजिए कि सुमन के दाएं से कौन सा स्थान हो सकता है और समूह में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो पहले समूह में कुल व्यक्ति की बात कर ले, तो जिसके बारे में 2 बार बोला है वो है राजेश, उसका दूसरा डाटा है 17, तो 17 को पकड़ लो। और एक बार किसके बारे में बोला गया है, तो किसके बारे में, सुमन के बारे में, कितना 12, दोनों को जोड़ करके और आप 1 घटा लो। ठीक है तो देखो तो 7 2 9 हो गए, 1 1 2 29 में से 1 गया यानी 28 आ गया। कुल बच्चों की पंक्ति में संख्या कितनी हो गई, तो 28 हो गई। यहां तक काम खत्म। अब देख लो अब सवाल उठता है कि सुमन का स्थान दाएं से कौन सा होगा, हमको ये पता करना है। तो बताओ सुमन किसके स्थान पे गया है, तो सुमन गया है राजेश के स्थान पर। ठीक है सुमन किसके स्थान पर गया है, राजेश के स्थान पे, और राजेश दाएं से कितना था, तो राजेश दाएं से 8वां था। राजेश दाएं से कितना था, 8वां था। तो अब सुमन जब राजेश के स्थान पे गया है, सुमन का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो सुमन का दाएं से स्थान कितना हो जाना चाहिए, तो राजेश का स्थान जो है वो दाएं से 17वां हो जाता है। ठीक है स्थान बदलने के बाद ना, अगर स्थान हम नहीं बदलते तो जो सुमन का स्थान हमको बाएं से दिख रहा है 12, वो हो जाएगा कितना, तो 28 में से 12 कम हो गया। कहना क्या चाह रहा है जी क्वेश्चन, टोटल तो निकल गया, अब देख लूं भैया क्या कहना चाह रहे हो। सुमन एवं राजेश एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 12 है, यानी बाएं से 12 पे कौन है, तो सुमन है। ठीक है और दाएं से 8वां है, यानी दाएं से कौन है, 8वां है। कौन है 8वां, राजेश है। चलो अब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर ले, तो राजेश का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। अब बताओ अगर ये दोनों अपना स्थान चेंज कर ले तो राजेश यहां से ना आ जाएगा और सुमन यहां चला आएगा। ठीक है तो अब राजेश का स्थान दाएं से कितना हो जाता है, तो 17 हो जाता है। अब पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि सुमन का स्थान दाएं से कौन सा होगा। वही तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो एरर किया है। अच्छा बताओ अगर अब हम सुमन का स्थान दाएं से निकालने जाएंगे तो जो स्थान राजेश का दाएं से था वही स्थान सुमन का दाएं से होगा, यानी कितना हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8वां हो जाएगा, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है अब सुमन का स्थान दाएं से कितना हो जाएगा बाबू, 8वां हो जाएगा, क्योंकि सुमन राजेश के स्थान पे गया है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। पूछा टोटल कितने बच्चे हैं, तो देख लो टोटल कितने बच्चे हैं, इधर से कितना 17 और यही पोजीशन इधर से कितना 12, तो 17 + 12 - 1, 17 10 27 28 29 और 29 में से 1 माइनस हो गया तो ये कितने हो गए 28।
जो हम लोग वहां निकाले थे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए कितना, तो 8 और 28 आना चाहिए। आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए, तो 8 और 28 होना चाहिए। तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्शन की जरूरत है, आप लोग करेक्शन कर लो। नेक्स्ट वन देखो। अच्छा बताइए, पुस्तक जो होता है, ठीक है, लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी आइटम है, ठीक है। तो कुर्सी फर्नीचर आइटम है, औषधि नर्म नहीं है, मछली बाजार कपड़ा नहीं है, सब्जी किराना नहीं है, तो कुर्सी क्या है, तो फर्नीचर है। ये तो आसान वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन देखते हैं, देखो क्या कहता है। SOMEWHAT क्या लिख रखा है, NR, उसके बाद DL, उसके बाद GB, उसके बाद SJ। मिल गया मुझे, देख लो ध्यान से। 15 से 14 हो गए और 19 से 18 हो गया, 5 से 4 और 13 से 12, 8 से 7 और 23 से 22, 20 से 19 और A से Z। यानी हर बार क्या किया गया, 19 से 18 -1 -1 -1 -1, दो को इंटर क्रॉस करवा करके और पूरे सिस्टम में -1 कर दिया गया। अच्छा देखो, तो किसके लिए चाहिए, स्ट्रेट के लिए चाहिए, SITUATED चाहिए, ठीक है। दो को इंटर क्रॉस अगर हम करवा लेते हैं और -1 करते हैं, तो 9 में से 1 गया तो 8, और 19 में से 1 गया तो 18, 21 में से 1 गया तो 20, और 20 में से 1 गया तो 19, 20 में से 1 गया 19, और 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और 5 में से 1 गए तो 4। HRTS चाहिए, HRTS, फिर S चाहिए, खत्म हो गया। HRTSSZCD ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखिए इनइक्वालिटी दे रखा है, टी का रिलेशन किसके साथ कन्वर्ट करना है, क्यू के साथ। तो टी और क्यू के बीच अगर हम रिलेशन देखें तो इक्वल टू का साइन आएगा और ग्रेटर इक्वल का साइन आएगा। तो हमें मालूम है ना, इक्वल और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर इक्वल स्ट्रांग होगा, इसका मतलब है क्यू को ग्रेटर इक्वल होना चाहिए टी से। यानी अगर इस प्लेस पे क्यू ग्रेटर इक्वल टी होता तो हम लोग इसको सही कर लिए होते। अभी टी ग्रेटर इक्वल क्यू है, इसीलिए ये गलत है। देखो टी को किससे मिलना, भी से। अगर हम टी को भी तक ले जाने की कोशिश करें तो एस के ऊपर चाइना वॉल लगेगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो ग्रेटर के समूह में लेसर या लेसर के समूह में ग्रेटर आए तो वो गलत होता है। तो ना तो एक अनुसरण करने वाला है और ना ही दो अनुसरण करने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखोगे, देखिए पूछता है सर समर के लिए क्या कोड लोगे, तो पहला कहता आई लाइक हॉलीडे, समर नहीं है इसमें। समर हॉलीडेज स्टार्टेड, समर है इसमें। आई हेट समर, समर है इसमें। तो इसमें भी सेकंड में भी समर है और थर्ड में भी समर है। सेकंड वाले लाइन और थर्ड वाले लाइन में केवल समर ही कॉमन है। तो जब इधर कोडिंग पार्ट में एक एलिमेंट कॉमन होगा तो इसके डिकोडिंग पार्ट में एक एलिमेंट कॉमन चाहिए। तो एक एलिमेंट क्या कॉमन है, तो एनजे कॉमन है। यानी समर के लिए हम लोग डिकोड जो करेंगे ना वो एनजे को करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन साफ नहीं दिखता है, क्वेश्चन तो इतना स्पष्ट दिख रहा है जी, ठीक है, इतना अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट वन, अच्छा ध्यान से देखिएगा, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 और ग्रुप डी के लिए कंप्लीट टारगेट बैच 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का आया है। ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है 23 सितंबर से और इस संपूर्ण तैयारी को आप मात्र 699 में कर सकते हैं। जितने शिक्षकगण आपको दिख रहे हैं वो सारे शिक्षकगण इस बैच को लीड करने वाले हैं। तो जिन बच्चे का एनटीपीसी में अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो एज ए रिवीजन के लिए आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं और मात्र 699 रुपए में आप अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देखिए, कितने क्रिकेटर ना तो बॉक्सर है और ना ही फुटबॉलर है। तो हमको क्रिकेटर तो चाहिए, यानी हमको सर्किल में तो चाहिए, लेकिन ना तो हमको बॉक्सर चाहिए ना तो हमको फुटबॉलर चाहिए।
तो जब हमको बॉक्सर नहीं चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, और हमको क्या नहीं चाहिए, फुटबॉलर भी नहीं चाहिए, तो ये वाला हिस्सा भी खत्म हो गया। तो बॉक्सर और फुटबॉलर दोनों से अगर हम हटा दें, ठीक है, तो हमको बच गया क्या, क्रिकेटर। 3 गो यहाँ दिखा, 12 गो यहाँ दिखा, तो 12 3 कितना, तो 15 दिखा। तो आंसर हो गया 12 और प्लस 3 कितने हो गए, तो 15 हो गए। तो आंसर किसको कर लेंगे, तो 15 को कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 25 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, तो देखो राघव ए बिंदु से ड्राइव करता है और 25 किलोमीटर कहाँ जाता है, उत्तर की ओर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख भी सकते हो कि राघव उत्तर में 25 किलोमीटर गया। फिर कहता है वो दाईं ओर मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो उत्तर से कोई दायां मुड़ेगा तो पूरब में जाएगा और 19 किलोमीटर चलेगा, तो यहां से वो 19 किलोमीटर पूरब में गया। फिर कहता है फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो ईस्ट से दायां मुड़ेगा तो साउथ में जाएगा, और कितना, तो 40 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहां से वो दाईं ओर मुड़ेगा तो साउथ में आएगा, और साउथ में वो 40 किलोमीटर ड्राइव करेगा। फिर कहता है फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो साउथ से दायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में, और वेस्ट में कितना मूव करता है, तो 30 किलोमीटर, यानी यहां से वो 30 किलोमीटर वेस्ट में मूव कर लेता है। कितना, 30 किलोमीटर। फिर कहता है अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है, तो वेस्ट से दायां मुड़ने का मतलब नॉर्थ, और कितना चलता है, तो 15 मीटर चलता है। तो यहां से वो 15 मीटर चलता है नॉर्थ में और रुक जाता है कहां, तो बिंदु पी पे। तो चला था ए से और रुक गया कहां, बिंदु पी पे। अब ध्यान से देख लो, पहले इससे देख लो फिर इससे भी दिखला दूंगा। देखो अपोजिट डायरेक्शन हमेशा कट जाता है, तो नॉर्थ भी 40 है और साउथ भी 40 है, तो नॉर्थ 40 से साउथ 40 कट गया। इसके 19 से ईस्ट के 19 से वेस्ट का 19 कट गया। तो जब 30 में हम लोग 19 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, तो 11 बचेगा। अब पूछ क्या रहा है, तो बिंदु पी से, कहां से, बिंदु पी से एक सीधी रेखा बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितना ड्राइव करना होगा। तो चला था ए पे, रुका था पी से, और अब उसको पी से जाना ए पे, तो उल्टा जाना होगा, यानी ईस्ट में जाना होगा, और कितना, तो 11 किलोमीटर। तो ईस्ट में 11 किलोमीटर देख लो किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो देख लो ये बिंदु पी था और ए तक जाना था, तो हमें जाना होगा ईस्ट में, और कितना, तो ये टोटल डिस्टेंस 30 है, 30 में से 19 खत्म हो गया, तो बच गया कितना, तो 11। तो वही 11 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, या इस क्वेश्चन को आप लाइन खींच के भी बना सकते हो। हाँ, इसको बनाने का प्रॉफिट ये है कि जब छोटा क्वेश्चन आएगा ना तो मुजवानी बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना होगा। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए निर्णय लिया गया, ठीक है, क्या लिया गया, निर्णय। तो पहले समझो निर्णय क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप बहुत अधिक बदमाशी कर रहे हो, आप बहुत अधिक बदमाशी कर रहे हो, तो गार्जियन ने 1 बार माफ किया, 2 बार माफ किया, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि भैया चलो अभी हम लोग के हाथ में नहीं सुधरेगा, इसको बोर्डिंग स्कूल भेज दो। तो उन्होंने निर्णय किया। ठीक है, तो निर्णय जो होता है ना, डिसीजन, हमेशा किसी रीजन से होता है, तो कथन में उसका रीजन प्रस्तुत करना। ठीक है, निर्णय जब दे देगा तो स्टेटमेंट में उसका रीजन प्रस्तुत करना होगा कि किस रीजन से यह निर्णय लिया गया। अब ध्यान से समझोगे, देखो क्या कहता है, एक इंटरनेशनल स्कूल, तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्कूल है, पी के प्रबंधन ने सभी छात्रों और उनके माता पिता के विद्यालय आने जाने के लिए कारपूलिंग पर विचार करने और व्यक्तिगत वाहनों को कम करने का अनुरोध किया। ठीक है, तो कोई इंटरनेशनल स्कूल है जिसका नाम पी है, उसके जो प्रिंसिपल होंगे उन्होंने गार्जियन को बुलाया और गार्जियन को कहा कि भैया आप अपने बच्चों को जो अकेले अकेले वाहन से स्कूल भेज देते हैं, या आप जब छोड़ने आते हैं तो एक वाहन से एक व्यक्ति ही आते हैं, तो आप एक काम कीजिए, कार पुलिंग करके आइए। तो ऐसा निर्णय उन्होंने लिया कि आप अब ये काम कीजिए। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है कि जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसने ऐसा कहा कि आप कार पुलिंग करके आइए। तो अब देखिए नीचे क्या कहता है, कथन, कथन में रीजन चाहिए। क्योंकि अधिकांश छात्र व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग करते हैं, इसलिए पिछले कुछ महीनों से यातायात की समस्या बढ़ रही है, कह सकते हैं। अब सोचिए
अगर अधिकांश बच्चे, मान लो स्कूल में 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चे में 900 बच्चे अपनी अपनी कार, अपनी अपनी बाइक लेकर के आने लगे, ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा। लेकिन वही बच्चे अगर कार पुलिंग कर ले, कार शेयरिंग करके आने लगे, तो ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। तो ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। दूसरा, जिस इलाके में स्कूल पी स्थित है, वहां पिछले 4 महीने में आधी रात के लगभग कार चोरी की 3 घटनाएं हुई। इससे कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं। बोलोगे सर क्यों? तो भैया स्कूल आने से मना किया, स्कूल तो दिन में चलता है और यहाँ कार कहाँ चोरी हुई है? तो रात को चोरी हुई है, ठीक है। तो हो सकता है कि दिन में भी चोरी कर ले लोग। तो ये 100% तो गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको 50% सही भी कह सकते हैं, ठीक है। 100% नहीं गलत कह सकते हैं, लेकिन इसको 50% सही कर भी सकते हैं, क्योंकि रात में अगर गाड़ी चोरी हो गई है, आपके बच्चे गाड़ी लेकर आएंगे, अगर चोर चुरा करके दिन में ही ले गया दिन दहाड़े, तो फिर हम वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कार पुलिंग करके बच्चों को आने बोलिए। हो सकता है, ऐसा भी प्रिंसिपल कथन दे सकता है। तो ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन 100% ये रीजन नहीं हो सकता है। अंशतः थोड़ा सा ये रीजन बन सकता है, ठीक है। यही इसकी खूबसूरती है। अब देखो क्या कहता है, कथन 1 और 2 दोनों ही निर्णय का समर्थन नहीं करते। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि ए तो स्पष्ट रूप से कर रखा है। कथन 1 निर्णय का समर्थन नहीं करता, ये भी बात गलत हो गई। कथन 1 निर्णय का समर्थन करता है, लेकिन कथन 2 तटस्थ है। तटस्थ का मतलब हो भी सकता है या नहीं भी। तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे फर्स्ट आंसर रखेंगे। एनटीपीसी का मॉक टेस्ट देना है बाबू, बिल्कुल दे सकते हैं। अभी शायद सैटरडे संडे आपकी एनटीपीसी की मॉक टेस्ट जो है वो चल रही होगी। टाइमिंग आप पता कर लोगे ऐप पर जाकर। देखिए क्या कहता है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दिया गया। कहा गया उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है यानी लेटर है, और ठीक बाद में एक संख्या भी यानी एक डिजिट भी है। तो सिंबल के पहले लेटर और सिंबल के बाद डिजिट ढूंढ लो। सिंबल के पहले लेटर तो है लेकिन डिजिट नहीं, कैंसिल। सिंबल के पहले लेटर नहीं है, कैंसिल। सिंबल के पहले लेटर है, बाद में डिजिट भी है, बन गया। सिंबल के पहले लेटर नहीं, कैंसिल। सिंबल के पहले लेटर है लेकिन बाद में डिजिट नहीं, कैंसिल। यानी एक ही ऐसा व्यवस्था बनना है जो ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है ना राजेश राज जी। इसके पीछे का रीजन ये है कि पटना का मौसम आज गड़बड़ाया है, अभी भी बाहर में बारिश हो रही है। और आपको मालूम है जब मौसम इफेक्टिव होता है तो फिर नेट की इशू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मे भी इसीलिए बफरिंग हो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारे स्क्रीन पे कोई बफरिंग नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देख लो, फिर से अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज दिया। कहता है यदि उपर्युक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दीजिए। तो भैया संख्या को हटाओ मत, उसको काउंट ही नहीं करो। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठा और बाएं से चौथे स्थान पर होगा? दाएं से छठे स्थान के बाईं और चौथा, तो दाएं के बाएं जुट जाएगा, 6 4 10। संख्या के बिना 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है टी। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए तो ध्यान से। अच्छा बताइए, नहीं अपोजिट नहीं चल रहा है, यानी हम लोग को सीरीज लेके जाना होगा। क्या लेके जाना होगा? तो हम लोग को सीरीज लेके जाना होगा। चलो हम लोग सीरीज लेकर चलते हैं और पता करते हैं कि अगले टर्म पे किसकी बारी आने वाली है, ठीक है। ध्यान से देखो, 3 से 8 होने का मतलब है 5 जोड़ोगे, 8 में 5 जोड़ोगे 13 हो जाएंगे, 13 में 5 जोड़ोगे 18 होंगे, तो 18 में 5 जोड़ोगे 23 होंगे, 23 यानी डब्ल्यू चाहिए, लगभग में है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देख लो दोनों में एल एल कॉमन है, तो लास्ट वाला डिसीजन लेगा। अब सेकंड वाले को चेक ही मत करो, डायरेक्ट लास्ट वाले पे चलो। देखो 2 से 9 होने का मतलब है 7 बढ़ गया, और 9 से 16 होने का मतलब है 7 बढ़ गया, तो 16 से 23 होने का मतलब है 7 बढ़ गया, तो 23 में 7 डालोगे 30 होगा, और 30 का मतलब डी होता है, यानी लास्ट में डी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी कट गया, और ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो गया। देख कहता है सर 7 और 4 का स्थान चेंज कर दो और उसके बाद इस समीकरण को बैलेंस करके देखो होता है क्या।
तो चलिए 7 की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे 4, और 4 की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे 7। अब समीकरण को बैलेंस करते हैं, तो 2 9 18 हो गया, 5 6 को 20 हो गया, 20 9 29 में से 9 गया तो 20 बचा, यानी हमारा LHS जो है वो 20 है। अब RHS को देखते हैं, तो देखो 5 9 45 हो गया और 7 21 हो गए, तो 21 और 9 जोड़ देंगे तो 30, 30 में से 10 घट गया तो 20 हो गया, यानी पहला ही आंसर हो गया। LHS RHS बराबर हो गया। अगर हम किसको चेंज करते हैं तो 7 और 4 का पोजीशन अगर हम चेंज कर देते हैं तो LHS और RHS जो है ना वो इक्वल हो जाते हैं, तो यही हमारे लिए परफेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखोगे क्या किए गए हो भाई साहब, 7 7 14 7 21 8 8 16 नहीं, 9 से 14 8 और 7, तो 8 से 7 1 की कमी नहीं, इधर से नहीं जाएगा। 8 6 48 माइनस 8, 8 5 40, 25 दूना 50। ओहो देख बाबू कुछ नहीं किया है, क्या है हमारे पास 6 है, इसमें ऊपर वाले में -1 कर दिया, कितने हो गए 5, और नीचे वाला है ना इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 8 5 कितने हो गए तो 40। इसी तरह से ऊपर कितना है 21, इसमें -1 कर दिया तो कितने हो गए 20, और नीचे कितना है 25, तो 20 से 25 को मल्टीप्लाई करा दिया तो 25 20 कितने हो गए तो 500 हो गए। इसी तरह ऊपर वाला कितना है 14, 1 घटा दो हो जाएगा 13, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करा दो, 13 7 91 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए आंसर हो गया। तो अच्छा और परफेक्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे चले। सर जी रीजनिंग का बैच डेली चलता है। हाँ बाबू रीजनिंग का बैच डेली चलता है, ये कभी नहीं रुकती है। अच्छा नेक्स्ट वन देखो। अच्छा देखो तो बाबू हार्वेस्ट को क्या लिख रखा है जी, HARVEST है ना। हार्वेस्ट को लिखता है 22, अच्छा उसके बाद 21, उसके बाद 7, उसके बाद 24, उसके बाद 20, उसके बाद 3 और उसके बाद 10। 8 2 10, 1 2 3 18, कुछ नहीं किया, एकदम झुनझुन्ना वाला काम कर दिया। 8 में 2 जुटा 10, 1 में 2 जुटा 3, 18 में 2 जुटा 20, 22 में 2 जुटा 24, 5 में 2 जुटा 7, 19 में 2 जुटा 21 और 20 में 2 जुटा 22, यानी इंटर क्रॉस करके और सब में बस 2 जोड़ दिया, इतना ही काम किया गया है। चलो कर लो, किसके लिए चाहिए, फार्मर के लिए चाहिए। तो देख लो 18 2 कितना 20, 5 2 7, 13 2 15, 18 2 20, 1 2 3 6 2 8, 20 से शुरू 8 पे खत्म, ये खत्म हो गया। अब लास्ट में हमको 3 चाहिए, सब में है, उसके पहले 20 चाहिए, इसमें नहीं इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट देखोगे। अच्छा देखिए तो क्या है, यहां मुझे डबल एम दिख रहे हैं, यहां भी मुझे डबल एम दिख रहे हैं, लेकिन यहां मुझे डबल के दिख रहे हैं और डबल के बाद एल दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ डबल के बाद एल रखता हूं तो डबल के एल एम यहां भी दिखेगा, डबल के एल एम यहां भी दिखेगा, ठीक है। अच्छा देखो तो एम एल है, एम एल के बाद हम क्या रख सकते हैं, डबल एल चाहिए, डबल एल का कहीं ऑप्शन बना है, नहीं बना है। अच्छा डबल के का ऑप्शन तो बन रहा है, डबल के एक तो हमें यहां मिल गया, एक हमें यहां मिल गया, यानी पहले के और लास्ट में एम चाहिए, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल कर दीजिए, के एल के एफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसी तरह से रिएक्ट करते हैं जो ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऑप्शन से पकड़ोगे ना तो जल्दी पकड़ाएगा, और कुछ क्वेश्चन जो कंटिन्यूअस होते हैं ना वो बहुत इजीली पकड़ा जाते हैं। देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी और टेक्नीशियन के लिए फॉर ऑल ट्रेड 2 सितंबर से आपकी बैच स्टार्ट हुई है। इसका नाम है सिलेक्शन बैच, मैथ रीजनिंग आर्ट्स साइंस और जीएस,
ये सारे 4000 MCQ क्वेश्चंस आपके चलेंगे और मात्र 299 रुपए में चलेगा। आप इस बैच को अभी परचेस कर सकते हो और अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। अच्छा देख लो, कहता है सर कितने आयत है, तो ध्यान से देखो कितना है, 1 2 3 है ना, तो जोड़ दो, 1 + 2 + 3, 3 2 5 5 1 6। बोलोगे सर ये 6 कहाँ है, तो 3 तो यहीं मिल गए। अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसी तरह इन दोनों को मिला देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और अगर इस पूरे को मिला देंगे तो 6। तो जब यहाँ 1 2 3 में 6 आया तो यहाँ भी 1 2 3 में 6 आएगा, तो 6 6 12, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, जोड़ दो, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 20 1 21, यानी ये टोटल हो गए 21। तो 6 6 12 और 21, 12 21 जोड़ दो, 3 3 हो गए, 33 चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप का फिगर आए ना तो वर्ग को ऐसे ही काउंट करना, जितना खाना है ना सबको एक साथ जोड़ देना, आपको वर्गों की संख्या आराम से मिल जाएगी। देखिए कितने वेन, तो 1 वेन, 2 वेन, 3 वेन, 4 वेन डायग्राम दिए हुए हैं। कहता है संगठन में कितनी महिला अधिकारी है, तो हमको महिला भी ढूंढना है और अधिकारी भी ढूंढना है। तो महिला विड्थ को निरूपित करता है, तो महिला विड्थ को निरूपित करता है, यानी सर्किल में चाहिए। और त्रिभुज देखिए अधिकारी को निरूपित करता है, तो हमको वृत्त में त्रिभुज भी चाहिए। तो वृत्त में त्रिभुज जब निकालेंगे तो बस यही एक संख्या मिलेगी 5, और ये संख्या किस में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। यानी संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, तो संगठन में जो है वो 5 महिला जो है वो अधिकारी हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, ध्यान से देखना, इस सब टाइप के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है। 5 फरवरी 2018 को सोमवार है और 8 अप्रैल 2019 को जाना है। तो पहला स्टेप करो ना कि 5 फरवरी को 8 अप्रैल तक ले गए, तो फरवरी हो जाएगा 28 दिन का, 5 दिन निकल गया तो 23 दिन बच गए। 23 दिन का मतलब 7 या 21 कट गया और फरवरी से 2 बच गए। मार्च ने दिया हमें 3 दिन पूरा, और अप्रैल ने 7 एकम 7 कट गया 1 दिया। 18 से 19 जाने में 1 दिन और बढ़ेंगे, ठीक है, लीप ईयर की बात होगी नहीं। तो 3 2 5 2 7, 7 का मतलब हो गया 0, और 0 का मतलब फिर से बाबू सोमवार आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी को आप लोग कैसे बनाते हो, तो कहते हो 5 फरवरी 2018 की अगर हम बात करें तो ये मंडे है, और फिर आप लिखते हो कि आपको जाना कहाँ है, तो 8 अप्रैल 2019 को जाना है। तो सबसे पहले आप बैलेंस करते हो, 5 फरवरी को लेकर आते हो 18 अप्रैल और 2018 तक इसको बैलेंस करने आते हो। तो फरवरी होता है 28 दिनों का, और आप कहते हो 5 दिन खत्म हो गए, यानी 23 दिन बच गए फरवरी से। तो 7 या 21 हमने काट दिया और शेष मुझे मिल गए फरवरी से 2। फरवरी के बाद मार्च आएगा 31 दिन का, तो 7 चको 28 कट गया 3, और अप्रैल में चूंकि 8 तारीख बोल रहा है तो 7 एकम 7 कट गया 1। तो 3 2 5 5 1 6, यानी मंडे से या तो 6 दिन जोड़ दो या तो 1 दिन घटा दो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे। यानी कि अगर 5 फरवरी 2018 को मंडे है, इसका मतलब है कि 8 अप्रैल 2018 को संडे होगा। अब देख लो, 8 से 8 कॉमन, अप्रैल से अप्रैल कॉमन, ईयर का अंतर लेंगे तो 1 साल। अब इस 1 साल में लीप ईयर मिलेगा 0, यानी हमें 1 दिन और आगे जाने, तो संडे से 1 दिन आगे जाएंगे तो मंडे होगा। तो यही जो काम आप इतना लिख करके करते हो ना, मैं चाहता हूं वो काम आप इस तरह से लिख करके करो, तो आप जल्दी बना सकोगे। और एग्जाम का मतलब ही हुआ कि एक्यूरेसी के साथ बनाना है और स्पीड हमारा दुगना होना चाहिए, तब एग्जाम बहुत आसानी से और बहुत सरलता से निकल जाते हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए, शिक्षक छात्र को बताता है यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं है। यानी कोई शिक्षक है जो अपने स्टूडेंट को समझा रहे हैं कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो हम आपको क्लासरूम में आने की अनुमति नहीं देंगे, यानी आपको क्लास से बाहर रखेंगे। अब कहता है क्या मान्यता हो सकता है, तो मान्यता हमेशा तय होता है। तो शिक्षक ने ऐसा क्यों किया, तो देखिए, अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। क्योंकि अनुशासित हो जाए बच्चे, अपना होमवर्क बिल्कुल बनाकर लाएं सर के लिए, इसके लिए प्रभावी बनाने का एक तरीका है, सही है। शिक्षक
खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता। क्या अगर शिक्षक के सामने जो छात्र बैठे हुए हैं वो अपना समय पे काम नहीं करेगा तो क्या यह देखकर शिक्षक खुश होंगे? बिल्कुल नहीं, यानी दूसरा मान्यता नहीं हो सकता है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। अच्छा, निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वो बहुत व्यस्त है और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उनके प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करने के लिए 2 सप्ताह बाद आने को कहा। अब मान लो मुझे अपना प्रमाण पत्र प्रमाणित करवाना था, मैं किसी ऑफिस में गया कि सर इसको प्रमाणित करवाना है, तो उसने कहा भैया अभी मेरे को बहुत काम है, आप अगर 2 सप्ताह बाद आना। लेकिन वो मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे ही बिना काम का बैठा हुआ है, तो कहता अजम्पशन लीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। सरकारी कर्मचारी अंतुंगक की मदद करना चाहता है, अगर मदद करना चाहता तो वो मेरा प्रमाण पत्र का काम करवाता। सरकारी कर्मचारी अंतुक से कुछ पाने की आशा रखता है, यानी वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि इसको 2 सप्ताह बाद आने के लिए बोलेंगे तो बोलेगा सर टेबल के नीचे से कुछ ले लीजिए ना, जैसा कि हमारे यहाँ चलता है, लेकिन जल्दी कर दीजिए। तो दूसरा हम अजम्पशन ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसमें है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, एनटीपीसी ग्रुप डी अभी बताया हूं, मात्र 699 रुपए में इन शिक्षकों के द्वारा बैच आ रही है। ठीक है, रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना है, आप अगर ऑफलाइन लेना चाहते हो किसान कोल्ड स्टोरेज में चले आओ, सुबह 9 से 10 चल रही है फाउंडेशन बैच। और यदि आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो या उसी बैच को आप ऑनलाइन मोड में लेना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये ऐप आप यहाँ से डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, आपको वहां पे मेरी सारी की सारी जितनी प्रकार की बैचेस हैं वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे वहां। ठीक है बच्चा, तो चलिए आज के सभा हम लोग यही क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। और बात ऐसी है कि सौरभ सर की आज तबीयत थोड़ी सी नाजुक नहीं बहुत खराब है, अचानक से उनको फीवर आया जिसके कारण आज वो दोपहर से ही क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो आज आपकी क्लास भी वो नहीं ले पाएंगे। तो मैथ की क्लासेस आपकी जो है ना वो आज सस्पेंड है। तो फिर हमारी कल मुलाकात होगी, हम लोग कल आगे के टॉपिक्स को, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चलिए कल मिलते हैं।